फ्रेंड्स, कैसा आप सब। मुझे आशा कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जॉर्ज पंचम की नाक का प्रश्न उत्तर, जो कि कक्षा 10वीं का हिंदी का जो किताब है कृतिका का पाठ 2 का प्रश्न उत्तर है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? अथवा जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी क्षेत्र की बदहवासी किस मानसिकता का द्योतक है? उत्तर है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मुहर लगाए रखना चाहते थे। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी यह थी कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर कौन सी वेशभूषा धारण करेंगी। उसे लगता था कि रानी की आन बान शान भी बनी रहनी चाहिए और उसकी वेशभूषा विभिन्न देशों के अनुकूल भी हो। यहाँ पे वेशभूषा का अर्थ हुआ जो कि आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं ना स्कूल में, उसी तरह से, या फिर कपड़े। दर्जे की परेशानी ज़रूरत से अधिक है। किसी देश में घूमते वक्त अपने कपड़ों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना, चकाचौंध पैदा करना अनावश्यक है। परंतु यदि रानी अपने कपड़ों को लेकर परेशान है तो दर्जी बेचारा क्या करे? उससे तो रानी का शान और वातावरण के अनुकूल वेशभूषा तैयार करनी ही पड़ेगी। प्रश्न संख्या 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? या प्रयत्न का अर्थ हुआ कोशिश। उत्तर है, नई दिल्ली के काया पलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। यह पर्यटन का अर्थ हुआ घूमने लायक जगह है, समझे? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। प्रश्न संख्या 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चला पड़ा है। प्रश्न संख्या क, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? उत्तर है, इस प्रकार की पत्रकारिता मनोरंजन पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। हर देश का फैशन अपने समय के महत्वपूर्ण नायक नायिकाओं की वेशभूषा को देखकर चलता है। अतः मनोरंजन पत्रकारिता का चर्चित हस्तियों के खान पान और पहनावे को लेकर बातें करना स्वाभाविक है। इन बातों को सीमित महत्व देना चाहिए। इन्हें समाचार पत्र के भीतरी पृष्ठों पर मनोरंजन परिशिष्ट के अंतर्गत ही स्थान मिलना चाहिए। इन्हें राष्ट्रीय समाचार पत्रों की पहली खबर बनाना आवश्यकता से अधिक महत्व देना है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। प्रश्न संख्या ख, इस तरह की पत्रिका आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता को रहन सहन के तौर तरीकों और फैशन आदि के प्रति जागरूक करती है। बहुत से युवक युवतियां
पढ़ाई लिखाई से अधिक फैशन में रुचि लेने लगते हैं। वे काम की बातों से अधिक ध्यान ऊपरी दिखावे पर देने लगते हैं। प्रश्न संख्या 5। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? यहाँ पर लाट का अर्थ हुआ दिमाग या फिर सिर, जिसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं ना फोरहेड। ठीक है। उत्तर है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खानों का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। प्रश्न संख्या 6। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। यहाँ हुक्कामों का अर्थ हुआ जो कि हुक्म देते हैं या फिर जो ऑर्डर फरमाइश करते रहते हैं। उत्तर है ऐसे अन्य व्यंग्यात्मक कथन इस प्रकार हैं। पहला है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। दूसरा है, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। तीसरा है, सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। चौथा है, एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पांचवा है और आखिरी, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। छठा है, एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। सातवां है, यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। अब प्रश्न संख्या 7 है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर है इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार किया गया। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से भी अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीची थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में लगे रहे, लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। प्रश्न संख्या 8, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिटने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? उत्तर है जॉर्ज पंचम की नाक सभी भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों से छोटी थी। यह बताना लेखक का लक्ष्य था। भारत में आज़ादी के लिए लड़ने वाले बलिदानी बच्चों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम से भी अधिक था। गांधी, नेहरू, सुभाष पटेल आदि नेता तो निश्चित रूप से जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक सम्माननीय थे। यह बताना ही लेखक का उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसे ठीक से पढ़ें। उत्तर है अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है।
प्रश्न संख्या 10 है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर है, इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि आज़ाद भारत में किसी प्रकार की सुख सुविधा में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, परंतु अभी भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। यदि जॉर्ज पंचम ने उन्हें गुलाम बनाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, तो उसे गलत ठहराने की हिम्मत नहीं थी। अब आखिरी प्रश्न है, इसलिए इसे भी बढ़िया से पढ़ें। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? इसका उत्तर तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए पढ़ते हैं। उत्तर है, उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न समुद्र भेंट करने का आयोजन हुआ, न ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा गया, ना सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अब अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ, इसलिए किसी नेता का ताज़ा चित्र नहीं छप सका। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।